हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है शिक्षण अभिरुचि हमारा आज का, तो ये मॉडल पेपर 1 का है। मॉडल टेस्ट पेपर जो 1 है, फर्स्ट वाला है, तो उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, पहला भाग, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉडल टेस्ट पेपर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जो भी न्यू आए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आ जाए और आप लोगों को कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू आए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सेशन को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर करना और साथ ही शेयर ज़रूर करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना आज का शिक्षण अभिरुचि का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है। तो प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ई लर्निंग, बी ई गवर्नेंस, सी टेली गवर्नेंस एंड डी ई मित्र। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ई गवर्नेंस। क्या है ये ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो का समन्वित प्रयोग करना। ठीक है, यानी कि किसी भी देश के नागरिक हैं उसके लिए सरकारी सूचना, यानी कि हमें गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, सरकारी सूचना और सेवा प्रदान करने के लिए हमें संचार सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। तो ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है? ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी का गठन की सिफारिश, यूजीसी के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑप्शन ए है राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी यूजीसी के गठन की सिफारिश? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राधाकृष्णन आयोग। ओके, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आयोग है इनका स्थापना कब हुई थी। राधाकृष्णन आयोग है 1948 में। ठीक है, मुदालियर आयोग की स्थापना हुई 1952 में, कोठारी आयोग की स्थापना हुई 1964, दिस इज 1964 से 1966। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या सुझाव दिया है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर शिक्षा, बी ग्रामीण विद्यालय का, सी है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का और डी ये सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव क्या दिया था? और तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, डी है समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, सी है शिक्षा के साथ डिग्री का संबंध, डी ऑप्शन इनमें है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नई शिक्षा जो नीति है 2020 में आई थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, समग्र शिक्षा प्रणाली का सुधारना। ठीक है, अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि नई शिक्षा नीति 2020 में कब लागू हुई थी? 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई 2020। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए डेट, क्योंकि डेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की है? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए, बी है प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में प्रदान की जाए, सी है प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय सरकार को दिया जाए और डी उपरोक्त सभी। तो हंटर आयोग की जो सिफारिश है उसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जानी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, कोठारी आयोग की सिफारिश है, निम्न में से कोठारी आयोग की सिफारिश है। स्टेटमेंट 1 है पूरे देश में शिक्षा की एक समान संरचना लागू हो, बी दूसरा है सामान्य शिक्षा वाले 10 वर्षों में कार्य अनुभव पर बल देना, तीसरा स्टेटमेंट है 10+2 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देना। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा, ये सभी स्टेटमेंट जो है हमारे किसके हैं? कोठारी आयोग की सिफारिश करते हैं। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पूरे देश में शिक्षा की एक समान संरचना होनी चाहिए। ठीक है, सेम पैटर्न जो है फॉलो होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा सामान्य शिक्षा वाले 10 वर्षों में कार्य का अनुभव पर बल देना चाहिए। 10+2 50% जो है 10+2 यानी कि 10वीं से और 12वीं के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए है 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। बी है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए। सी प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आंसर इसका? कौन सा असत्य कथन है? तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा नहीं, कहाँ से कहाँ तक होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट होता है सही। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, वीडियो डिस्क किस क्षेत्र के अंतर्गत एक नवीन खोज है? ए ऑप्शन है संप्रेषण के क्षेत्र में। बी टाइपराइटर के क्षेत्र में। सी कंप्यूटर कीबोर्ड के क्षेत्र में। और डी है विनचेस्टर डिस्क के क्षेत्र में। तो राइट आंसर हमारा होगा वीडियो डिस्क किस क्षेत्र के अंतर्गत नवीन खोज है? संप्रेषण के क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंतर्गत। बी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। सी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के अंतर्गत। और डी केवल दृश्य साधन के अंतर्गत। तो जो हमारा है यहाँ पर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आता है। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। बी वीडियो डिस्क। सी टेलीविजन एंड डी टेप रिकॉर्डर। तो संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसे देख करके हम कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे साधन जिसको देख करके हम कम्युनिकेट करते हैं किस में आते हैं? ठीक है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिल्म यानी कि जिसको हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है, देख कर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर। बी माध्यमिक स्तर पर। सी उच्च स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर जो होता है। एंड डी है सभी स्तरों पर। तो क्या होगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यूएबल जो एजुकेशन है वो देने का सुझाव दिया है? तो सभी स्तर जो है नैतिक शिक्षा जो दी जाती है, वैल्यूएबल शिक्षा जो दी जाती है वो सभी स्तरों में दी जाएगी। ठीक है, ये था उनका, राष्ट्रीय आयोग ने इस स्तर पर मूल्य सुझाव दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियां, रूढ़ियां एवं कानून में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है मैकाइवर तथा पेज। बी आर विरस्तदी। सी समनर। और डी है के डेविस। तो राइट आंसर हमारा होगा आर विरस्तदी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है? ऑप्शन ए है प्राचार्य। बी सचिव। सी शिक्षक। और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध समिति की जो बैठक होती है उसमें प्राचार्य जो होता है ना, प्रिंसिपल जो होता है, तो वो किस पोस्ट पे बैठता है? ठीक है, प्रबंध समिति में किस पद पर रहता है? तो सचिव के पद पर रहता है उसमें। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किसका कथन है प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक हैं? ऑप्शन ए है रायबर्न। बी DH एकनबेरी। सी SE ब्रे। और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? तो किसने बोला है ये कि प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, रायबर्न जी ने बोला है, रायबर्न। ये स्टेटमेंट रायबर्न का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स देखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, किसने कहा विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक का अपने छात्र, अध्यापकों, अभिभावकों तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है? ऑप्शंस देखते हैं किसने बोला है ये चीज। तो ऑप्शन ए है राधाकृष्णन आयोग ने। बी मुदालियर आयोग ने। सी कोठारी आयोग। या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने बोला है ये स्टेटमेंट? ऑप्शन बी यहाँ पर है, मुदालियर आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम स्वरूपों के प्रत्यय दिया गया है। ठीक है, अधिगम स्वरूपों का प्रत्यय दिया गया है। ऑप्शन ए है IK डेविस द्वारा। बी रॉबर्ट गेने द्वारा। सी रॉबर्ट मेगर द्वारा। और डी BF स्किनर द्वारा। तो अधिगम स्वरूपों का प्रत्यय किसने दिया है? तो BF स्किनर ने दिया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित अध्यापक शिक्षा समिति जिसका उद्देश्य शोध तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्तरोन्नयन है में होते हैं।
तो किस क्षेत्र के में होते हैं, है ना। ऑप्शन ए है 5 सदस्य जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बी है 7 सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, सी 10 सदस्य जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 सदस्य, डी है 5 सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7 सदस्य होते हैं जिसमें जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसके अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है ज्ञानार्जन की प्रक्रिया, बी मनन की प्रक्रिया, सी संप्रेषण की प्रक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके अभाव में, है ना, किसके अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती। जब हमारा कम्युनिकेशन ही सही नहीं होगा तो जो शिक्षण की विधि है वो सही तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना है। ऑप्शन ए है सतत अध्ययन, बी एकाग्रता, सी कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी, डी है जागरूकता। तो अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसको आवश्यक माना है, कौशल और प्रतिबद्ध तैयारी को माना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए मूरे, बी इरिक्सन, सी सुलीवान और डी फ्रोमेन। तो इरिक्सन ने व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, इरिक्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मापन किसने प्रारंभ किया। भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मापन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी रॉस, सी आर एन ईबल, RN है ये, ठीक है, डी है CH राइस। तो भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मापन किसने प्रारंभ किया था, राइस ने किया था, CH राइस, CH है ये, H, ठीक है, H, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। ऑप्शन ए है बाहरी हस्तक्षेप, बी कक्षा में शोरगुल, सी शिक्षक के स्तर पर भ्रांति और डी है शिक्षण सामग्री का अभाव। कक्षा में संप्रेषण में सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब बाधा क्रिएट करने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो देखो बाहरी हस्तक्षेप तो है ही, तो सबसे ज़्यादा बोला है, सबसे ज़्यादा बाहरी हस्तक्षेप है, कक्षा में शोरगुल होता रहता है, ठीक है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, ठीक है, और शिक्षण सामग्री का अभाव। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अगर टीचर को कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, उसका लेवल सही नहीं होगा पढ़ाने का, तो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संवाद का प्रक्षेपित प्रविधि नहीं है। कौन सी संवाद की प्रक्षेपित प्रविधि नहीं है। ऑप्शन ए है OHP, बी लैपटॉप, सी स्लाइड एंड डी इंटरनेट। तो नहीं है, ये पूछा है तो इंटरनेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण में श्रव्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है। ऑप्शन ए है इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है, बी है इनके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डलता रहता है, ठीक है, और सी है इनका प्रयोग अध्यापक के लिए एक बोझ है और डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण में श्रव्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है। तो इनके प्रयोग से क्या होता है, अधिगम की दर कई गुना बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, यानी कि लर्निंग को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है यहाँ पर, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, ऑप्शन ए है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी है अध्ययन में चित्तवृत्त नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसका रीज़न क्या है उसको जानेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, उनकी रुचि अथवा अपने विषय में के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे टीचर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि आप दो बंदे बात कर रहे हैं, ए और बी बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स बात कर रहे हैं, ए और बी।
तो ए ने कुछ सेंटेंस बोला, कुछ मैसेज दिया बी को, तो बी ने सुन लिया, ठीक है, बी ने सुन लिया ए का बोला हुआ सेंटेंस। अब बी को उसका आंसर करना है, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है संदेश का स्रोत, बी संप्रेषण का माध्यम, सी पृष्ठपोषण एंड डी संदेश ग्रहण करता। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक, ठीक है, उसको रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक प्रतिमान है। ऑप्शन ए आत्मा से संबंधित विश्वास, बी व्यवहार के नियम, सी वैज्ञानिक नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक प्रतिमान क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, व्यवहार के नियम। सामाजिक प्रतिमान क्या है, व्यवहार के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न कथनों पर विचार करो। पहला है जिला प्रारंभिक शिक्षा केंद्र का शुभारंभ 1993 में किया गया। दूसरा है इसका प्रमुख उद्देश्य जन जन तक शिक्षा की पहुंच बनाना है। तीसरा है इस योजना का शुभारंभ देश के 8 राज्यों में किया गया। तो उपरोक्त कथन में से बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी ये सभी। तो जो हमारा है जिला प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो है, ठीक है, इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था, है ना इस योजना का शुभारंभ हुआ था, तो उस समय ये 8 राज्यों में हुआ था, ठीक है, इसका शुभारंभ जो हुआ था 8 राज्यों में हुआ था। स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पर सही है, स्टार्टिंग में इसका शुभारंभ 8 राज्यों में हुआ था। थर्ड ऑप्शन सही है, यहाँ पे केवल सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 29, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य है। ए है शिक्षा नियोजन, बी शिक्षा पर्यवेक्षण, सी शिक्षा प्रशासन और डी इनमें से कोई नहीं। तो अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है शिक्षा नियोजन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किस समिति ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑप्शन ए है मल्होत्रा समिति, बी है सैन समिति, सी लकड़वाला समिति और डी वायु समिति। तो किस समिति ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता एंड जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो सैन समिति होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा की व्याख्या करने की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई है। ऑप्शन देखते हैं, ए विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, बी है सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र, सी प्राथमिक शिक्षा केंद्र, डी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों और अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा व्याख्या करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 31 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, एएस वॉट तथा मिजल ने प्रभावशाली अध्यापक के लिए निम्न में से कौन से मापदंड का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन ए है योग्यता मानदंड, बी है प्रक्रिया मानदंड, सी उत्पादक मानदंड और डी शैक्षिक मानदंड। तो शैक्षिक मानदंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अनुभूतियां एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट साक्षात्कार को प्रमाणिक बनाने में अनुसूचियां सहायक नहीं होती, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये कथन है, ठीक है, कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी है 1 और 2 और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ना तो 1 ना ही 2। तो अनुसूचियों को एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होती हैं, साक्षात्कार को प्रमाणिक बनाने में अनुसूचियां सहायक नहीं होती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, श्रृंखला अभिक्रमित अंतर्गत प्रमुख पद होते हैं। श्रृंखला अभिक्रमित के अंतर्गत प्रमुख पद होते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण पद, बी मूल्यांकन पद, सी अभ्यास पद और डी ये सभी। तो राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। श्रृंखला अभिक्रमित अंतर्गत प्रमुख पद हैं, ये सभी हैं, शिक्षण पद भी है, मूल्यांकन पद भी है, अभ्यास पद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है। ऑप्शन ए है चलचित्र, बी दूरदर्शन, सी रेडियो और डी पाठ्यपुस्तक। तो क्या शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री एक दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए है नाटक, बी रेडियो, सी टेलीविजन एंड डी कंप्यूटर। तो क्या होगा जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, दृश्य श्रव्य यानी कि देखना भी, ठीक है, देखना पॉसिबल नहीं है। नाटक में हम देख सकते हैं, रेडियो में नहीं देख सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, टेलीविजन में देख सकते हैं हम और सुन भी सकते हैं,
डी कंप्यूटर में भी हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो दृश्य श्रव्य साधन नहीं है। नेक्स्ट ये 37 क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है यशपाल आयोग ने, बी कक्कड़ आयोग ने, सी कोठारी आयोग और डी है शिक्षा आयोग। ठीक है, तो कक्कड़ आयोग नहीं, कोठारी आयोग राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सबसे पहले कोठारी आयोग ने किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, बालक की कमजोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रमापीकृत परीक्षण, बी उपचारात्मक परीक्षण, सी निबंधात्मक परीक्षण और डी निदानात्मक परीक्षण। बालक की कमजोरी है, किस बात की कमजोरी है, मतलब किस सब्जेक्ट में कम है वो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कमजोरी का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, क्या कहा जाएगा इसको? ऑप्शन ए अपलोडिंग, बी डाउनलोडिंग, सी नेविगेशन एंड डी सर्फिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जब डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसमें स्थानांतरित करते हैं तो अपलोडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है शून्य बिंदु, बी आत्मनिष्ठता, सी वस्तुनिष्ठता, डी निश्चित एवं पूर्णतः मूल्यों की इकाइयाँ। तो परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है, तो आत्मनिष्ठता नहीं है। ठीक है, ये इसका विशेषता में नहीं आता है। ऑप्शन बी परिमाणात्मक मापन की विशेषता में नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बताइए मुझे कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हेल्पफुल रहा या नहीं आप लोगों के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के इसी तरह के सेट्स हैं और भी आप लोगों को मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए आप लोग, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ और हेल्प मिले जिससे आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा रहा, हेल्पफुल रहा सेशन या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बताइए किस तरह के हैं, अच्छे हैं या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा मेरा आप लोगों के लिए, जब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।